हेलो फ्रेंड्स, 3 तारीख को केंद्र सरकार ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर सभी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार चाहती है कि इस बार यूसीसी के मुद्दे पर सभी पार्टियां अपनी राय रखें तथा सबकी सहमति से यूसीसी पर कानून बनाया जाए। इसके लिए लॉ कमीशन ने भी ऑनलाइन सभी लोगों से, भारत के सभी नागरिकों से इस पर अपनी राय मांगी है। लॉ कमीशन इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट उस दिन सबमिट करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से इस पर विस्तृत रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूसीसी समान नागरिक संहिता में अगर लागू हो जाती है, अगर बन जाता है, तो विभिन्न धर्मों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दक्षिण भारत के जो हिंदू हैं, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और दोस्तों, ये एपिसोड कुछ बड़ा होने वाला है, तो प्लीज़ स्किप करके ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ काम की खबर आपको छूट जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो अवधारणा है वो कहाँ से आई है। दोस्तों, इसकी व्यवस्था हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में ही की गई है। आर्टिकल 44 के अनुसार, देखिए दोस्तों, ये भारत का संविधान है। इसके अनुसार आर्टिकल 44 में क्या लिखा गया है, मैं पढ़ के आपको अक्षरशः बताता हूं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इंग्लिश में है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। द स्टेट शैल endeavor to secure for the citizens of uniform civil code throughout the territory of India। अर्थात हमारे संविधान में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसका आर्टिकल 44 में व्यवस्था है। लेकिन अभी तक की सरकारें अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू नहीं कर रही थी। इसको लागू नहीं करने के पीछे बहुत से कारण हैं। आज हम उन्हीं कुछ कारणों में से कुछ विशेष कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो हिंदुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप ग्रामीण परिवेश के हैं या फिर शहरी परिवेश के भी हैं और आपका परिवार अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है और आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस मॉडल HUF अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होगा कि आपको इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है। अर्थात अगर आप HUF के अंतर्गत पारिवारिक बिजनेस करते हैं तो आपकी आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आप हिंदू हैं, HUF के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएगा तो इनकम टैक्स में जो ये प्रोविज़न है HUF के अंतर्गत टैक्स से छूट मिलने की, वो व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा, तो फिर आपको किसी प्रकार का विशेष छूट नहीं मिलेगा। तो जो लोग HUF के अंतर्गत जो हिंदू भाई बिजनेस कर रहे हैं
वो समझ लें कि आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। शुरू में नोटबंदी किया गया, फिर जीएसटी लाया गया और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा HUF करने वाले हिंदू भाइयों को अब टैक्स के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो बात हुई HUF के अंतर्गत बिजनेस करने वाले हिंदू भाइयों की। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या होगा। अभी तक चर्चा ज्यादातर रहती है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में दूसरे अन्य धर्मों के भी पर्सनल लॉ बोर्ड है। हिंदुओं के भी हैं, सिखों के भी हैं, पारसियों के भी हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की होती है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो जितने ये पर्सनल लॉ बोर्ड है वो सारे खत्म हो जाएंगे। इन पर्सनल लॉ बोर्ड का काम होता है कि अपने धर्म के जो उनके रीति रिवाज, पुरानी रूढ़ियां हैं, कस्टम्स हैं, उनकी अनुसार कानून का पालन करवाना, कानून स्थापित करना। बहुत सारे पर्सनल लॉ बोर्ड गलत कानूनों को भी लेकर चर्चा में रहते हैं तथा बहुत सारे पर्सनल लॉ बोर्ड गलत कानूनों की भी अनुशंसा करते हैं। इसमें सुधार की गुंजाइश है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से ये पर्सनल लॉ बोर्ड समाप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इन पर्सनल लॉ बोर्ड से हिंदुओं को और सिखों को क्या होने वाला है, आदिवासियों को क्या होने वाला है, मुस्लिमों के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी, लागू होगा, तो आप जानते हैं कि आज के समय में हिंदुओं के शादी करने की दो व्यवस्था है। एक तो पुराने रीति रिवाज से और दूसरी व्यवस्था है कोर्ट में। पुराना रीति रिवाज के अगर हम कोर्ट में बात करें तो उसमें दो तरह है, एक हिंदू मैरिज एक्ट, एक स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में आप किसी भी जाति धर्म के लड़का लड़की आपस में शादी कर सकते हैं तथा हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ हिंदू ही शादी करते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ये दोनों एक्ट खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपका हिंदुओं का जो रीति रिवाज से जो शादी हो रहा था उसकी व्यवस्था भी खत्म कर दी जाएगी। शादियों के लिए एक कानूनी अमली जामा, नया कानून बनाया जाएगा कि सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग, उनके बीच शादियों करने का क्या तरीका होगा। इस स्थिति में गवर्नमेंट कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन करने जा रही है। मतलब अगर आप घर में अपने पुराने रीति रिवाज से शादी करते हैं तो सरकार उसको नहीं मानेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका खर्चा आप सरकार आपसे टैक्स लेगी, आप टैक्स देकर शादी कीजिए, सरकार की आमदनी बढ़ाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराइए। अब जहां तक बात हुई जो पुराने रीति रिवाज से शादी होती थी उसमें इससे परिवार का पारिवारिक दायित्व रहता था। अब एक सिविल संविदा हो जाएगी। अब जो शादी होगी उसे एक सिविल संविदा माना जाएगा, जैसा कि मुस्लिमों के अंतर्गत होता है। तो इसमें जो उत्तरदायित्व है, लायबिलिटीज हैं, वो भी काफी बदल जाएंगे। अब कैसे बदलेंगे? पहला तो ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट के नियम लागू हो जाएंगे। दूसरा, अब अगर तलाक होंगे तो तलाक में अगर यूसीसी लागू होगा तो महिलाओं के भी समान अधिकार होंगे। तो फिर तलाक के बाद सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत जो मेंटेनेंस तलाकशुदा महिला को पुरुष के द्वारा दिया जाता था, तो क्या पुरुष यूसीसी लागू होने के बाद, समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद तलाकशुदा महिला को मेंटेनेंस, जीवन भत्ता, गुजारा भत्ता देंगे? ये भी सोचने वाली बात है। और इस ओर महिलाओं को ज्यादा सोचना है कि अगर शादी सिविल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा
उनकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये आप सोचिए और आप जानिए कि क्या है, सरकार आपको इस तरफ नहीं बताने वाली है। इसके अलावा संपत्ति में अधिकार, अब तक ऐसा तो नियम है भारत में लागू है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलता रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में उन्हें संपत्ति नहीं मिलती है। लेकिन अब कानूनी रूप से इसे अमली जामा कर दिया जाएगा। अगर अब पार्टीशन सूट होगा या फिर पारिवारिक बंटवारा होगा तो उसमें महिलाओं का संपत्ति देना कंपलसरी कर दिया जाएगा। अब तक के पार्टीशन में या फिर आपसी पारिवारिक बंटवारे में महिलाओं को संपत्ति नहीं देने पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो परिवार में जितने भी महिलाएं हैं उन सबको संपत्ति में बराबर का हक दिया जाएगा। इसके अलावा अब तक महिलाओं, खासकर मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार और गोद लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं थे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से मुस्लिम महिलाएं गोद ले सकेंगी, उन्हें गोद लेने के अधिकार प्राप्त हो पाए, जो कि अभी तक मुस्लिम लॉ बोर्ड के द्वारा उन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया था। जहां तक हिंदुओं की बात है गोद लेने में, तो रीति रिवाज कस्टम्स के द्वारा हिंदू परिवार बिना किसी सरकारी कार्रवाई के या फिर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया करते थे। अब इस प्रक्रिया को समाप्त करके इसे कानूनी अमलाजामा पहनाया जाएगा और आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर बाकायदा गोद लेने की प्रक्रिया का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिसका शुल्क आपको सरकार को देना होगा। इसके अलावा जो जोड़े अभी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनकी व्यवस्था में पूरा परिवर्तन हो जाएगा। अब उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सूचना अपने माता पिता को देनी होगी। अभी तक ये चोरी छुपे रहते थे, लेकिन अब उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने पर लिव इन रिलेशनशिप की स्थिति में इसकी सूचना गार्जियन को देनी होगी। कुछ एनजीओ ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि यह व्यवस्था उनकी निजता का हनन होगा। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। अब बात करते हैं आदिवासियों को लेकर। मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक पुरुष 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन इसकी विशेष स्थितियां बताई गई हैं। सही जानकारी आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। अभी तक सिर्फ भ्रामक स्थिति ही आप लोगों को बताई जाती है, गलत सूचना ही दी जाती है। एक मुस्लिम पुरुष किस स्थिति में 4 शादी कर सकता है, इसका आप डिटेल अध्ययन करें, तभी ये बात समझ में आएगी। खैर चलिए हम बात करते हैं कि नियमतः मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर सकते हैं। आदिवासी जिनकी गिनती हिंदुओं में होती है वो बहुविवाह करते हैं, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, वो बहुविवाह करते हैं और ये उनके यहाँ सामान्य बात है तथा इसकी मान्यता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होने की स्थिति में यह स्थिति बदल जाएगी, सबके लिए एक समान कानून बन जाएगा। दक्षिण भारत के हिंदू उत्तर भारत में जिन संबंधों को प्रतिबंधित किया गया है विवाह करने के उद्देश्य से, उन्हें दक्षिण भारत में मान्यता है, अर्थात वहां आप कजन से शादी कर सकते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थिति में दक्षिण भारत के लोगों के लिए ये प्रतिबंधित हो जाएगा। तो दक्षिण भारत के हिंदुओं के बीच जो ये कजन से शादी करने वाला या फिर नज़दीकी रिश्तेदारों से शादी करने का जो चलन उनके परिवार में इनके रहा है, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे
परिवर्तन हैं जो हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस करने वालों को अब टैक्स देना पड़ जाएगा। मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। आपका घर में किया गया शादी की कोई मान्यता नहीं रहेगा, आपको रजिस्ट्रार के सामने जाकर शादी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। विवाह अब सामाजिक दायित्व नहीं होकर एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सारा उत्तरदायित्व खत्म। डाइवोर्स के बाद जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो कोई भी पुरुष महिला को मेंटेनेंस नहीं देना चाहेगा। देखना होगा कि इस पर सरकार क्या कानून बनाती है। अगर बात सबकी राय ली जाएगी तो सब तो यही बोलेंगे भैया महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कानून बनाइए, क्योंकि कल के डेट में मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि एक ही परिवार में 4 तरह का कानून है। तो जब प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि एक ही परिवार के सभी सदस्यों में अलग अलग कानून है, तो भैया जब मेंटेनेंस महिला को मिलता है तो पुरुष को भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। और अगर जब महिला को नहीं मिलेगा तो पुरुष नहीं देगा। अगर मेंटेनेंस की व्यवस्था है तो भैया दोनों को मिलना चाहिए, चाहे महिला किससे कैसे भी दो। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो ये नियम एकदम लागू होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड माना जाएगा कि बाइस्ट करके बनाया गया है। इसके अलावा जो शादियों के नियम हैं, तलाक के नियम हैं, संपत्ति के अधिकार हैं, उसमें काफी परिवर्तन हो जाएगा। अभी तक शादीशुदा महिला को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं था, लेकिन अब अधिकार हो जाएगा। तो इस तरह से अब महिला को 2 जगह से संपत्ति मिलेगी, एक तो अपने माता पिता के तरफ से और एक ससुराल के तरफ से। और जबकि पुरुष जो होगा उसको सिर्फ एक ही तरफ से संपत्ति मिलेगा। तो पुरुषों के साथ इंसाफ होगा कि ना इंसाफ होगा, अभी ये आप लोग सोचिए। महिला को उसके पिता की संपत्ति में भी अधिकार मिलेगा और उसके ससुराल की तरफ से भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा, लेकिन पुरुष को ऐसा नहीं मिलेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसकी क्या व्यवस्था होने जा रही है, अब ये देखिए। ये सब कुछ डाउटफुल केसेस हैं जिस पर अभी तक सरकार ने कोई क्लियर रेफरेंस नहीं दिया है। जिस तरह से GST में अभी तक 1000 से ज़्यादा सुधार हुए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी उम्मीद है कि 1000-2000 सुधार होंगे ही। क्योंकि 2024 चुनाव नज़दीक है, इसलिए हड़बड़ी में सरकार इसे लागू करना चाह रही है। अब बात करते हैं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बनने के बाद ये लागू हो पाएगा। कानून बनने के बाद उसे लागू करने का कार्य राज्य सरकारें करती हैं। अब देश में बहुत सी जगहों में, बहुत से राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार है। खासकर नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो वहां बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में दया भागा के अनुसार लॉ बनते हैं, लॉ वहां कार्य करते हैं, तथा उन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वहां का कानून अलग है। तो क्या वहां की राज्य सरकारें वोट के मद्देनजर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की सरकारें शादी वाला जो विशेष मुद्दा है, जहां प्रतिबंधित रिलेशनशिप में शादियां होती हैं, उस नियम को, मैरिज वाले नियम को लागू करेंगी। उत्तर भारत में जहां संपत्ति के लिए खून बह जाते हैं, वहां क्या पुरुष महिलाओं को अपनी संपत्ति में हिस्सा देंगे? क्या मुस्लिम आबादी गोद लेने के लिए तलाक के कानून, शादी के कानून में जो परिवर्तन होने वाले हैं उन्हें मानेंगे? क्या सिख कम्युनिटी, उनको भी जो पर्सनल लॉ बोर्ड से छूट मिली हुई है कानून में, तो क्या उनका जो छूट है उन्हें वापस लिया जाएगा? तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग हर धर्म और हर जाति यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से प्रभावित होगी। अभी तक देश में हवा बनाया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जब सच्चाई आप देखिएगा तो मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदुएं ज़्यादा प्रभावित होंगे। तब आप HUF खत्म कीजिए और सरकार को इनकम टैक्स देने की तैयारी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।